प्यारे बच्चों, जैक द्वारा 2014 में भूगोल विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए इस एग्ज़ाम में जो अभी आप देने जा रहे हैं भूगोल विषय का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए एक बार जाते जाते। और 17, 16, 15 ये जो जैक में पूछे गए क्वेश्चन थे उसका भी मैंने आंसर बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, मानव भूगोल के पिता कौन है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूँ, भूगोल मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इधर उधर से नोट्स का व्यवस्था करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आपका अच्छा से एग्ज़ाम चला जाए, आपका क्वेश्चन पकड़ा जाए। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो इसके लिए मुझे खेद है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है, तो इसका हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। नियतिवाद के विचारक कौन थे, तो ई कांट। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो जावा में। निम्न में से कौन बागती कृषि नहीं है, मक्का। निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, गन्ना। ये क्वेश्चन 1-2 साल से लगातार पूछ रहा था। फिर है मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। स्वेज नहर जोड़ती है तो किसको, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है, तो 102.7 करोड़। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आपका हो जाएगा सबसे बड़ा नगर आपका मुंबई है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का क्षेत्र मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, मानवीय कार्यकुशलता आदि पर पर्यावरण के भौतिक तत्वों के प्रभाव तक विस्तृत है। जिन ब्रून्स के अनुसार मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में भौगोलिक तथ्यों के साथ भागीदारी कर विभिन्न क्रियाओं में संलग्न रहता है। मनुष्य की इन समस्त गतिविधियों को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पनामा नहर पर एक टिप्पणी लिखे। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह 72 किलोमीटर लंबी नहर है। इस नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। इस नहर ने न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच जलीय दूरी को बहुत कम कर दिया है। पर्यटन क्या है, तो व्यापार या अन्य किसी व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। पर्यटन एक महत्वपूर्ण तृतीयक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ है जो एक विशाल जनसंख्या के रोजगार एवं आय का साधन है। लिंगानुपात का वर्णन करें, तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। इसका आशय यह है कि केरल में प्रत्येक 1000 में पुरुषों में महिलाओं की आबादी 1000 से अधिक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है, ग्रामीण जनसंख्या घनत्व नगरीय जनसंख्या की तुलना में कम होता है। ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या की तुलना में मलिन बस्तियों में निवास नहीं करती है। खनन क्या है, खनन का अर्थ भूमि की खुदाई है। इस प्रक्रिया के द्वारा भूमि के अंदर उपस्थित पदार्थों को निकाला जाता है। इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। मानव जीवन में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान है। लोहा, कोयला, तांबा, बॉक्साइट आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण धातु हैं जो इनके खनिजों से प्राप्त होते हैं। लॉ-एश के प्रकारों को बताएं। तो लॉ-एश के प्रकार है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट और लेटेराइट। कृषि से क्या अभिप्राय है, कृषि विकास किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उपलब्ध भौतिक साधनों एवं मानवीय ज्ञान के द्वारा भूमि से उपज करने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। कृषि विकास निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है प्राकृतिक कारक, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जलवायु की अनुकूलता, मृदा की उर्वरकता। फिर है आर्थिक कारक,
तो पूंजी की उपलब्धता, श्रम की व्यवस्था, साधनों की उपलब्धता। सांस्कृतिक कारण में आधुनिक उत्पादन प्रणाली का विकास, कृषि विज्ञान का विकास और सरकारी नीति। 19 नंबर क्वेश्चन है चतुर्थ क्रियाकलापों को बताएं। तो चतुर्थक क्षेत्र से अभिप्राय उन उच्च बौद्धिक व्यवसाय से है जिनका संबंध चिंतन, शोध और विकास से है। उच्च वेतनमान तथा गतिशीलता इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। दूसरे शब्दों में चतुर्थक क्रियाकलाप विशेष एवं ज्ञान आधारित सेवाओं को दर्शाता है जिसमें उच्च बौद्धिक कार्यों जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, सूचनाओं का संग्रहण, संसाधन और प्रसारण शामिल है। आज के युग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रोग्रामिंग, चिकित्सा, रक्षा एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान आदि से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। फिर आपका साक्षरता से आप क्या समझते हैं? तो साक्षरता का शाब्दिक अर्थ है अक्षर का ज्ञान। साक्षरता का आशय है एक व्यक्ति का उस मात्रा में शिक्षित होना है जो अक्षरों से परिचित अपनी मातृभाषा में वह पढ़ सकता है, समझ सकता है, भले ही उसने नियमित और व्यवस्थित शिक्षा ना ग्रहण किया हो। अगला है मानव के प्रमुख क्रियाकलापों की व्याख्या करें। तो मानव क्रियाकलाप मतलब व्यावसायिक संरचना के 4 प्रमुख वर्ग निम्नलिखित है। प्राथमिक, जिसमें कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन आदि आता है। द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग तथा शक्ति के स्रोत है। तृतीयक में आपका परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं हैं। और चतुर्थ में बौद्धिकतापूर्ण कार्य जैसे शोधन और अनुसंधान इत्यादि हैं। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने में सक्षम तथा अपने लाभ के लिए वह प्रकृति का विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकता है। अगला है चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को उल्लेखित करें। तो चाय उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। यह एक सदाबहार बागवती फसल है। इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजनी खादों का आवश्यकता है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वर्षा 125 से 750 सेंटीमीटर चाहिए। फिर है आपका निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। परिवहन के साधन, कच्चे माल की प्राप्ति स्थान से विनिर्माण इकाई तक विकसित परिवहन के साधन उद्योगों की अवस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इसे आर्थिक दूरी के नाम से भी जाना जाता है। कच्चा माल, कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों की अवस्थिति का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे फल डिब्बा बंद उद्योग फलों की प्राप्ति स्थान पर ही लाए जाने से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। फिर है ऊर्जा के स्रोत, अधिकांश विनिर्माण उद्योग ऊर्जा के उपयोग पर आधारित है, अतः ऊर्जा के स्रोत की उपलब्धता उद्योगों के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है। फिर है जल, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग में 1 टन इस्पात उत्पादन में 2 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे उद्योग स्वाभाविक रूप से जल स्रोत के निकट अवस्थित होते हैं। श्रम की उपलब्धता, तो कुशल एवं दक्ष तथा बड़ी मात्रा में श्रम की उपलब्धता उद्योग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हीरे के व्यापार में दक्ष कारीगर भारत में सूरत में पाए जाते हैं, अतः हीरा उद्योग का केंद्रीकरण सूरत में हुआ है। उसके बाद है प्रबंध की उपलब्धता, अच्छे प्रबंधकों को आकर्षित करने के लिए उचित एवं सुविधापूर्ण स्थानों पर उद्योगों को लगाने की आवश्यकता होती है। पूंजी, पूंजी की गतिशीलता उद्योगों के निर्धारण में प्रमुख कारक है। ऐसा स्थान जहां बेहतर बैंकिंग सुविधा हो उद्योगों को अधिक आकर्षित कर सकता है। सरकारी नीतियाँ, सरकारी प्रोत्साहन अथवा उदासीनता उद्योगों के लिए निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्र में उद्योगों की गहनता कम होती है। पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण उद्योग को आकर्षण का महत्वपूर्ण कारक है। जैसे गर्म जलवायु के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में वायुयान उद्योगों को देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां विमानशालाओं के तापन का खर्च कम है। फिर है औद्योगिक जड़त्व, इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित अवसंरचनात्मक आधार आते हैं। इसमें परिवहन के साधन, ऊर्जा के स्रोत, बैंकिंग सुविधा आदि सम्मिलित है। फिर है मानव कारक, समस्त सुविधाओं के ऊपर यह व्यक्ति ही निर्णय करता है कि उद्योग कहाँ पर लगाया जाए, अतः मानवीय निर्णय उद्योग के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाता है। 25 है जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्णन करें।
तो औद्योगिक कचरा तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ भारी मात्रा में नदियों में गिराए जाते हैं। इन पदार्थों में उपस्थित विषैले तत्व जल में उपस्थित जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वह जल प्रयोग के लायक नहीं रह जाता है। यह जल प्रदूषण का एक प्रधान रूप है। नगरों में जल मल तथा कूड़ा कचरों के जमाव को पास की नदियों में गिराया जाता है। गंदे नालों से पानी नदियों में पहुंचता है। ये सभी जल के जैव तंत्र को नष्ट करते, फलतः जल पीने योग्य नहीं रह जाता। खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि पानी के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। उसका बढ़ती हुई जनसंख्या और जल का अविवेकपूर्ण उपयोग। फिर औद्योगिक विस्तारण के कारण जल की गुणवत्ता का अधिक निम्नीकरण हुआ है। यहाँ से आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना करें। तो संपूर्ण संसार में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। कहीं अत्यधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं जनविहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। कई ऐसे प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्व हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तत्व निम्नलिखित है। स्थलाकृति, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि में सहायक है, तो अनुपजाऊ पहाड़ी पठारी क्षेत्र जनसंख्या को बिखेर देते हैं। जलवायु, अनुकूल शीतोष्ण जलवायु मानसूनी जनसंख्या को आकर्षित करती है, तो अत्यधिक शीत प्रधान या गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र जनविहीन रहते हैं। खनिज एवं जलापूर्ति, खनिज एवं जल की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ सघन रूप से बसी है। सांस्कृतिक कारण, तो उद्योग धंधों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, नगरीकरण की सुविधाएं, चिकित्सा केंद्र, शिक्षा केंद्र एवं धार्मिक स्थल जनसंख्या के वितरण को प्रभाव डालते हैं। सूखा, महामारी, अकाल, बाढ़, भूकंप क्रियाएं जनसंख्या को कम करने तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर करती है, जिससे जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। फिर है आपका भारत में उद्योगों की समस्याओं का वर्णन करें। तो पहला समस्या कच्चा माल। भारत वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए कच्चे माल की निकट उपलब्धता अति आवश्यक है। चीनी मिलें, जुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन आदि कच्चे माल की निकट उपलब्धता न होना भारतीय उद्योगों की एक प्रमुख समस्या है। शक्ति की कमी, मशीनों के लिए शक्ति अथवा ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना के लिए शक्ति की आपूर्ति पहले ही तय कर दी जाती है। भारत में उद्योगों को नियमित आपूर्ति हेतु बिजली की कमी एक प्रमुख समस्या है। बाजार की समस्या, तो निर्मित माल की खपत बाजारों के माध्यम से होती है। बाजार की निकटता मूल्य के निर्धारण को भी प्रभावित करती है। भारत में भारी मशीन के औजार आदि के लिए बाजार की समस्या प्रारंभ से ही बनी हुई है। फिर आपका परिवहन की समस्या, तो विकसित परिवहन साधनों के बिना कोई भी किसी भी प्रदेश से उद्योग स्थापित कर विचार नहीं करता। भारत में समुचित परिवहन की समस्या के कारण कच्चा माल मशीनों तक और उत्पादित माल बाजार तक नहीं पहुंच पाता। श्रम, भारतीय उद्योगों के विकास में एक बड़ी बाधा कुशल और प्रशिक्षित श्रम की समस्या। औद्योगिक नीति, किसी देश के उद्योग विकास के लिए औद्योगिक परिवेश के अनुकूल औद्योगिक नीति का होना आवश्यक है, परंतु दुर्भाग्यवश भारत में उपलब्ध भौतिक संसाधन के अनुकूल राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक नीति की कमी रही है। फिर आपका भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दें। गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं। तापमान, गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। वर्षा, 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, तो दोमट मिट्टी का आवश्यक होना है। अन्य, गेहूं की फसल को पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के अभाव में गेहूं में कीड़े लग जाते हैं। भारत में गेहूं उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान तथा मध्य भाग में दक्षिण की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में गेहूं का स्थान खाद्यान्न फसलों में दूसरा है। पश्चिम भारत के शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाला यह एक प्रमुख रबी की फसल है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विश्व के मानचित्र में दर्शाएं। ग्रेट ब्रिटेन को दर्शाना है, चिली है, दक्षिण अफ्रीका है, ग्रीनलैंड है, अरब सागर है। तो आप लोग यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पर जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर जो है आपका अरब सागर है, यहाँ पर जो है आपका दक्षिण अफ्रीका है और यहाँ पर जो है आपका चिली है।
तो एक बार और देख लीजिए छोटा करके। दक्षिण अफ्रीका आप देख लिए, अरब सागर देखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के फिर इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो बच्चों जाते जाते इसको देख लेना है। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं, आप लोग अच्छा करके आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग क्वेश्चन है सो मेरे टेलीग्राम ग्रुप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं फटाफट उसका आंसर आप लोगों को बता दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।